गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है परमाणविक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लासों में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और पिछली क्लास में मैंने, जो अपनी कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा कक्षा में आता है तो एक निश्चित ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में करता है। और वो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य के आधार पर हमें अलग अलग लाइनें प्राप्त होती हैं। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों को देखा था। लाइमर, बामर, पासचान, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये सारी श्रेणियां हमने पढ़ी थी। तो हमें ये पता लग गया था अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होगी तो आप बता सकते हो जब उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में आता है। अब उच्च ऊर्जा स्तर दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, ठीक है ना। तो इस तरह से बामर कब प्राप्त होगी जब दूसरे में आता है, पास्चन कब प्राप्त होगी जब तीसरे में आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये बेसिक कंसेप्चुअल चीजें हैं। आपका बेसिक कंसेप्ट है ये, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लाइमर, बामर, पास्चान, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री श्रेणियां कब प्राप्त होती हैं, इनके लिए n1 का मान क्या होगा और n2 का मान क्या होगा। इन्हीं पर न्यूमेरिकल बनते हैं जो आप तभी कर पाओगे जब ये याद होगी। आज अपन स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और जो कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। उसके बाद एक डेरिवेशन भी कराऊंगा, फॉर्मूला कैसे बना था जो कल मैंने आपको लिखाया था। तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/लैम्बडा बराबर 109,677 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था। तो ये फॉर्मूला भी कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे बनाए बताऊंगा। हालांकि आता नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में फॉर्म में आते रहते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट है जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो रेखीय होता है, रेखाओं के रूप में। लेकिन अणु का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कैसा होता है, बैंड के रूप में होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय व अणु का स्पेक्ट्रम बैंड होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, चौड़ी पट्टिका के रूप में होता है। पहला तो यही क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन आ सकता है परमाणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, रेखीय, असतत, इस बैंड स्पेक्ट्रम या इस तरह से। तो रेखीय स्पेक्ट्रम आएगा, रेखीय और असतत। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि जो लाइमन श्रेणी है वो उत्सर्जन और अवशोषण दोनों स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। तो जो लाइमन श्रेणी है वो आपको उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों में प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी उत्सर्जन
व अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों में प्राप्त होती है। जबकि जो अन्य श्रेणियां हैं वो केवल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मिलेंगी। जबकि अन्य श्रेणियां केवल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों में दिखाई देती है? तो क्या आएगा आंसर? लाइमन श्रेणी। बाकी सब श्रेणियां उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मिलती हैं। उत्सर्जन में तो सारी मिलती हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल आपको लाइमन श्रेणी दिखाई देगी, बाकी श्रेणियां नहीं प्राप्त होंगी। फिर इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी श्रेणी की जो प्रथम रेखा होती है, प्रथम रेखा की जो ऊर्जा है वो न्यूनतम पहले जो प्राप्त होगी, मैंने कल बताया था ना, एनर्जी गैप बढ़ेगा तो ऊर्जा अधिक होगी। मान लो दूसरे से पहले में आ रही है तो उन दोनों का ऊर्जा अंतर कम है, और एक सातवें से पहले में आ रही है, उन दोनों का ऊर्जा अंतर ज्यादा रहेगा, तो उनकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी। तो प्रथम श्रेणी, तीसरा क्या आएगा? किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा, न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम तरंग दैर्ध्य की होती है। उस श्रेणी की किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा उस श्रेणी की न्यूनतम ऊर्जा व अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली होती है। जबकि जो अंतिम रेखा है, अंतिम रेखा से मतलब अनंत से आए, जो अनंत से आएगी, ठीक है ना, किसी भी श्रेणी की, जबकि अंतिम रेखा अधिकतम ऊर्जा व न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली होती है। सीधी सी बात है, देखो मान लो ये पहला कोश है, अब पहले कोश में दूसरे कोश से आए तो इनका ऊर्जा अंतर तो कम रहेगा, ऊर्जा अंतर कम है तो ये कम ऊर्जा की प्राप्त होगी अपन को, न्यूनतम ऊर्जा की। और अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर hc/λ। अगर ऊर्जा कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अधिक होगी। और मान लीजिए अंतिम रेखा ये इससे आ रही है तो इनका एनर्जी गैप ज्यादा होगा, प्रत्येक उसकी एनर्जी आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निकालने का, -13.6 इंटू Z²/n²। तो उस फॉर्मूले से हर इसकी ज्ञात कर लो, फिर उनका अंतर निकाल दो तो उससे पता लग जाएगा। तो ये भी सिंपल सा पॉइंट है एक, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, क्या है? चौथा, कि हाइड्रोजन की जो प्रथम कक्षा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? बोर कक्षा। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा N1 या N = 1 को क्या बोलते हैं?
बोर कक्षा हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा को बोर कक्षा कहा जाता है। कई बार वो प्रथम नहीं बोलता, ये नहीं बताता, पहली वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन चौथे कोष से बोर कक्ष में आया या बोर कक्षा में आया। तो बोर कक्षा का मतलब पहली कक्षा है, इसलिए ये पॉइंट लिखा है अपन ने। अगला पॉइंट है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो तीव्रता है उनकी तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। मतलब तीव्रता, इंटेंसिटी, तेजी जो होता है ना, चमकीलापन, वो चीज। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता उनकी तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। उनकी तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। तरंगदैर्ध्य के समानुपाती है तो ऊर्जा की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती। अगर किसी रेखा की ऊर्जा अधिक है तो उसकी तीव्रता क्या होगी? कम। और अगर उसकी ऊर्जा कम है तो तीव्रता क्या होगी? अधिक। ठीक है। अगला पॉइंट है जो इसका, कि जब इलेक्ट्रॉन nवें ऊर्जा स्तर से सीधा मूल अवस्था में आता है, बोर कक्षा में आता है, तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या है, जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी, उनकी संख्या कितनी होगी? ऐसे समझो बेटा, ये छठा पॉइंट है जो इसको, जब इलेक्ट्रॉन nवें ऊर्जा स्तर से, nवें ऊर्जा स्तर से सीधे मूल अवस्था में आता है, सीधे मूल अवस्था या निम्नतम ऊर्जा की अवस्था, प्रथम अवस्था कक्षा में आता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात करेंगे? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n इंटू n-1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या का। रेखा n इंटू n-1 अपॉन 2। देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि चौथे कोष से इलेक्ट्रॉन पहले कोष में आ रहा है, पहले में आएगा जब ही आएगा ये पहले कोष में, तो इसको कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी? तो n बराबर क्या है? 4, 4 इंटू 4-1 अपॉन 2, तो 3 बचेगा, 4×3=12/2, मतलब 6। तो 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी। चौथे से जब पहले में आएगा तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, जो विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। जैसे इसको ऐसे समझिए, आप देख लीजिए इधर, मान लीजिए ये पहला कोष है, पहले के ऊपर दूसरा, तीसरा और ये चौथा।
बच्चों ध्यान से समझो। अब इलेक्ट्रॉन चौथे से तो आ रहा है, तो देखो कौन कौन सी स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिल सकती हैं। अगर चौथे से सीधा ही पहले में आया तो एक तो ये मिलेगी चौथे से पहले वाले में। ऐसा भी तो हो सकता है कि चौथे से पहले तीसरे में आए, तीसरे से दूसरे में और दूसरे से पहले में। तो ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य की, भाई सबका ऊर्जा अंतर अलग अलग है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि चौथे से पहले दूसरे में आ जाए और दूसरे से फिर पहले में आ जाए, तो ये भी तो हो सकता है। ये सब देखो अलग अलग संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि चौथे से तीसरे में आए और फिर तीसरे से किस में चली जाए, पहले में चली जाए, दूसरे में ना रुके। तो देखो सब में अब ये कौन कौन सी है, देखो एक तो ये इसमें मिलेगी अपन को, ये पहली हो गई, ये देखो दूसरी तरंग दैर्ध्य, ये तीसरी, ये चौथी, अब ये पांचवी, ये अपन इधर ही काउंट कर चुके इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, ये तो सेम है दोनों, दूसरे से पहले मारी है, यहां भी दूसरे से पहले मारी थी, ये सेम है। ये भी काउंट हो चुकी, यहां पर चौथे से उसमें आई है तीसरे में, ये लिखा हुआ है। ये अलग तरह की है देखो, तो ये छठी, तो टोटल देखो 6 रेखाएं मिल गई। ये समान समान को मत करना, जैसे देखो यहां पर ये मैंने क्यों छोड़ी है, क्योंकि इधर भी दूसरे से पहले में आ रही थी, यहां भी दूसरे से पहले में आ रही है, तो दोनों एक ही तो समान वही तो मिलेगी, एक ही तो रेखा मिलेगी एक जैसी। तो अपन को तो अलग अलग रेखाएं ज्ञात करनी है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला काम में ले लिया जाता है। ठीक है ना भाई, तो अब आपके समझ में आ गया। अपन एग्जाम में ऐसे कर करके देखेंगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, सीधा अपना फॉर्मूला रखो और आंसर। मैं कह दूं पांचवे से कौन से में आएगी, भाई पांचवे से पहले में आई है तो कितनी रेखाएं मिलेंगी, तो 5 इंटू 5 माइनस 4 अपन 2, 5 माइनस 1 तो 5 चौक 20, 10 मिल जाएंगी। पांचवे से आई तो, फिफ्थ से आई तो 5 इंटू 5 माइनस 1 अपन 2, 5 चौक 20 बटा 2, 10 रेखाएं मिलेंगी टोटल। ऐसी संभावना बना बना के देखनी पड़ेगी। छठे से आई तो 6 इंटू 6 माइनस 1, 6 पंजे 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, तब 15 मिलेंगी। तो आप बता सकते हो, ये छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है इस पर, तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल कितनी रेखाएं मिलेंगी अलग अलग तरंग दैर्ध्य की। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और अगला पॉइंट बताएंगे। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। साफ कर देता हूं मैं, फिर अगले पर दो तीन पॉइंट और है वो देखेंगे। अगला पॉइंट है शायद 7वां पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन n2 ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में आता है तो स्पेक्ट्रमी कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन n2 ऊर्जा स्तर से n2 ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में आता है, मतलब पहले को छोड़कर, उसके लिए तो अपन ने एक फॉर्मूला बना दिया, हालांकि बना वो इसी से है, इस वाले फॉर्मूले से जो इसमें लिखा हुआ। n1 ऊर्जा स्तर में
आता है तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, कुल कितनी स्पेक्ट्रमी रेखा मिलेंगी अपन को, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। इसके लिए क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं अपन, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि पांचवें से तीसरे कोष में आ रहा है इलेक्ट्रॉन आता है, तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, कुल रेखाएं कितनी प्राप्त होंगी। n2 का मान क्या है 5, n1 का मान क्या है 3, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो ये तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 2 प्लस 1 3, और ये 2, 3 दूनी 6, 6/2 मतलब 3 रेखाएं मिलेंगी। 3 रेखाएं कैसे मिलेंगी, देखो खुद ही देख लो, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष, और ये आपका 5वां कोष। 5वें कोष से सीधी तीसरे में आ सकती है, ठीक है भाई, एक तो यही मिल जाएगी। एक 5वें से देखो चौथे में आए, और चौथे से फिर तीसरे में आए, बस यही संभावना है, और कोई है ही नहीं। तो 1 2 3, एक ये, दूसरी ये, और तीसरी ये, अलग अलग तरह दे रखी, 3 रेखाएं मिल सकती हैं। देखो अपना आंसर आ गया 3। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट है कि ये स्पेक्ट्रम रेखा, स्पेक्ट्रम से क्या क्या वो हुई, कौन कौन से तत्वों की खोज हुई है। लास्ट पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए। स्पेक्ट्रमी विधि से कौन कौन से तत्व, रुबेडियम, थोरियम, इंडियम, जो प्रकृति में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, इंडियम, स्कैंडियम, आदि तत्वों की खोज स्पेक्ट्रमी विधि से की गई, स्पेक्ट्रमी विधि से हुई। और सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति का भी पता स्पेक्ट्रमी विधि से ही लगा। सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति का पता, हीलियम तत्व की उपस्थिति का पता भी स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ही लगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन लाइनों में बनते हैं, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने आज पढ़ाई है आपको, स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा लगा। ठीक है भाई, ये स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं और किस प्रकार से वो फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ उसके बारे में देखेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका।